बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर। 11th में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। वेक्टर एक ऐसा टॉपिक होता है जो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स का पार्ट है उसके अधिकांश टॉपिक्स में जगह जगह बगैर वेक्टर की हेल्प के हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए इस टॉपिक को हमको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। जिन बच्चों को इसके बारे में पहले से कुछ पता है, जानकारी है, आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो लोग साथ साथ नोट्स को बनाएं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें ताकि आपकी तैयारी में कोई ब्रेक न लगे। काफी दिनों से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फर्स्ट पार्ट का रिवीजन करा दीजिए या फर्स्ट पार्ट के नोट्स पढ़ा दीजिए, उनके टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमको नहीं आते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग फर्स्ट पार्ट के वीडियोस भी अपलोड करेंगे। इनको आप लोग ध्यान से तैयार करें ताकि आपकी सहूलियत हो सके और एग्जाम पेपर में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियां, ये दो प्रकार की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, एक क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जानते होंगे, इनको कहते हो अदिश राशियां। और दूसरी जो क्वांटिटीज होती है बेटा, इनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशि। तो कितने प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं? दो प्रकार की। एक को बोला जाता है स्केलर और दूसरे को क्या बोलते हो? वेक्टर। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? परिमाण, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं बोलूं कि पेन का वजन वेट 20 ग्राम है, तो 20 इज द मैग्नीट्यूड, मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन ना हो। कहीं नहीं सुना होगा आप लोगों ने, पेन का वेट 20 ग्राम ईस्ट में है, वेस्ट में है, ऐसा नहीं कहा जाता ना। इसलिए ये एक ऐसी क्वांटिटी हुई जो वेट है, भार, जो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, कुछ भी हो सकता है। हमने बोला इस पेन का जो मास है वो 20 ग्राम है, मास 20 ग्राम, वेट नहीं, मास 20 ग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हुआ परिमाण, इसको आंकिक मात्रा आप लोग कहते हो, लेकिन कोई डायरेक्शन ना हो। तो सीधी सी बात है, स्केलर क्वांटिटीज वे होती हैं विच है ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। लेकिन अगर बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर में जानते हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियां, दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाण। लेकिन उनमें कोई दिशा ना हो। दिशा तो सब लोग जानते होंगे ना, कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दीज आर डायरेक्शंस, ये दिशाएं हैं। तो जिन राशियों में केवल परिमाण हो, डायरेक्शन ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर, मींस सदिश। और जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, परिमाण भी हो, दिशा भी हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर का मींस सदिश। जैसे सभी लोग जानते हो स्पीड, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं चाल, और एक होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को कहते हो वेग। इसी प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टेंस, जिसे कहते हो दूरी, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। कोई कार 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तो इसमें डायरेक्शन का कोई बोध नहीं है, आपको डायरेक्शन का कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि कोई कार 20 किलोमीटर की दूरी ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो इसमें डायरेक्शन भी आ गई, दिशा भी आ गई। तो जब उस दूरी के साथ दिशा आ गई तो वो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। कोई कार 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, एनी कार रन्स 20 km इन ईस्ट डायरेक्शन। और केवल बोला जाए कोई कार 20 किलोमीटर चलती है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या बोला मैंने कि कोई भी एक कार है वो 20 किलोमीटर चलती है, तो केवल 20 किलोमीटर, यानी ये क्या है, मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हो, परिमाण। और अगर इसी की जगह आपसे बोला जाता कि 20 किलोमीटर ईस्ट में चलती है, ईस्ट माने डायरेक्शन, ये दिशा हो गई, ये देखो ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोई कार 20 किलोमीटर चलती है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कोई कार 20 किलोमीटर ईस्ट में चलती है। तो किसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। और जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो क्या है, डिस्टेंस, और जिसमें डायरेक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन कैसी राशि हुई, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, व्हाइल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, और एग्जांपल के तौर पे आपसे बोला जाए कि कोई भी एक व्यक्ति, एनी मैन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एनी कार रन्स विद 5 km पर आवर। और इसी की जगह अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई भी एक व्यक्ति, एनी मैन 5 km पर आवर से नॉर्थ में जाता है, नॉर्थ माने उत्तर दिशा। तो जब कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर चलता है तो इसमें डायरेक्शन नहीं, कहीं भी जा सकता है 5 किलोमीटर पर आवर, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, एनीवेयर, कहीं पर भी। इसका मतलब ये केवल क्या हुई, स्पीड यानी चाल। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर, बिकॉज इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। और ये बोला जाए कि कोई मैन 5 km पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, तो आपने पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बता दिया। इसका मतलब ये क्या हुई, वेलोसिटी। और वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर, बट वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर। सबको अंतर क्लियर हो गया। तो अभी हमने इसमें क्या बताया था, पहला एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया, बोलिए कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्टेंस का मींस दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मींस विस्थापन। और यहां पर हम लोगों ने क्या बात करी, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, बट वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है, बगैर डायरेक्शन में हमारे लिए चीजें आसान नहीं होती। फॉर द एग्जाम्पल, आपको किसी लोकेशन पे अगर जाना है तो आप देखते हो कि उसमें डायरेक्शन जरूर होती है। बगैर दिशा के आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, दिशा का होना बड़ा अनिवार्य है। आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और कोई व्यक्ति, दूसरा एक व्यक्ति आपको रास्ते में मिला, एनी मैन, और उस पर्सन ने आपसे पूछा, उस व्यक्ति ने आपसे पूछा कि भाई साहब हमको 20 मीटर जाना है, और आप ऐसी जगह पर खड़े हो जहां पर चारों दिशाएं हैं, जैसे कोई चौराहा होता है, वहां ईस्ट में भी सड़क जाती है, वेस्ट में भी जाती है, नॉर्थ में भी जाती है, साउथ में भी जाती है, और उसने आपसे कहा कि हमको 20 मीटर जाना है। अब आप तो कंफ्यूज कि 20 मीटर कहां जाना है। इस आदमी को 20 मीटर कहां जाना है, सीधे सड़क पे जाना है, पीछे सड़क पे जाना है, बाईं ओर सड़क पे जाना है, दाईं ओर सड़क पे जाना है, कोई अंदाजा नहीं, इनकम्प्लीट नॉलेज। आप उसको क्लियर नहीं बता सकते कि आपको किधर जाना है। लेकिन अगर वो आपसे बता देता कि भाई साहब हमको 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है यहां से, तब तो बड़ा आसान है।
उत्तर डायरेक्शन में जो, नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी सड़क होगी आप उसमें कहोगे कि आप इसमें जाइए, या वो आपसे पूछेगा ही क्यों अगर उसको डायरेक्शन पता है। अगर उसको डायरेक्शन नहीं पता तब तो आपसे पूछ रहा है, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन पता है, देखा होगा आप लोगों ने कोरियर वाले, डिलीवरी वाले जो भाई साहब होते हैं, अगर वो कहीं पे रास्ता नहीं लोकेट कर पाते हैं तो अगर किसी से उनको कुछ पूछना होता है तो क्या पूछते हैं, भाई साहब ये किधर जाना है, ये एड्रेस किधर है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या बताते हैं, डायरेक्शन, कि पहले सीधे जाइए, फिर आगे मुड़ जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, आपको लोकेशन मिलेगी। तो ये सब क्या होता है, डायरेक्शन होती है। तो बिना दिशा के, विदाउट एनी डायरेक्शन, हमको कोई सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता। हम किसी बात का पूरा नॉलेज बगैर डायरेक्शन के नहीं कर सकते, और इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, डायरेक्शन का होना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी होना। और ऐसी क्वांटिटीज जो इन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करें उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वांटिटी होती है कौन सी, स्केलर, और दूसरी क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर। क्या डिफरेंस है दोनों में, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, परिमाण, लेकिन डायरेक्शन ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। और जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। जैसे डिस्टेंस क्या है, दूरी, स्केलर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। स्पीड क्या है, इसको चाल कहते हो, स्केलर, बट वेलोसिटी क्या है, वेग, इसको क्या बोलते हो, वेक्टर। क्लियर। तो ये हम लोगों ने जाना सदिश राशियां और अदिश राशियां। एक बात और याद रखा करो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो लॉज ऑफ वेक्टर, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ऐसी क्वांटिटीज जो लॉज ऑफ एडिशन और लॉज ऑफ सब्सट्रैक्शन को सेटिस्फाई करें, वो सारी क्या होती हैं, वेक्टर। और जो नियमों का पालन नहीं करती वो सारी क्या होती हैं, स्केलर। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बड़ा आसान है, सब लोग जानते होंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वैद्युत धारा, Q इज द चार्ज, T इज द टाइम। आप किसी वायर में देखते होंगे ऐसे इंडिकेशन दिया जाता है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो हमको ये कंफ्यूजन होता है इस एरो को देख करके कि जैसे ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर, व्हाइल रियली इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद कर लेना, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वैद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे, हमने तो जितने बार पढ़ा है वहां पर वायर में एरो का साइन बना होता है, वहां लिखा होता है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये एरो किसकी डायरेक्शन है, दिस एरो इज नॉट ए डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस एरो इज ए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द वायर। ये जो एरो होता है, द डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस इन एनी वायर। ठीक, इनको पहले पता है, बहुत अच्छी बात। इनको ना पता हो इस बात को तैयार कर लें कि किसी भी वायर में जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयन फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट। करंट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। करंट किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस। अगर किसी तार में पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो करंट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसलिए करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। नोट करते चलिए इन सारी चीजों को। और अगर इस टॉपिक को ध्यान से समझना है तो आप YouTube चैनल पे जाकर के फिजिकल एजुकेशन के इलेक्ट्रोस्टैटिक के नोट्स पढ़ें, वहां पर उसके वीडियोस गिवन हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। आप उनको ध्यान से रिवीजन करें। उसमें एक चीज को मैंने क्लियर किया है कि करंट की डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम क्या क्या होता है,
इनमें जो डायरेक्शंस अगर होती हैं तो वो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती हैं, पॉजिटिव आयंस के नंबर क्या हैं, नेगेटिव आयंस क्या हैं, बहुत कुछ उसमें दिया है, आप उसमें जाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? फिर से एक बार समझा दिया जाए, जैसे कोई वायर है तो इस वायर में दोनों प्रकार के आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन भी होगा और नेगेटिव आयन भी होगा। तो जो पॉजिटिव आयन होगा उसके फ्लो की जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव आयन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, जानते हो सभी लोग। क्लियर? ये वेलोसिटी बीडी कहलाती है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हो। तो ये जो डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आज से हमको किस बात को याद रखना है, वैद्युत धारा कैसी राशि है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। कंफ्यूज नहीं होना है। ये एरो साइन क्या है, तो ये मैंने आपको बताया, ये एरो साइन हमको क्या बताता है, ये एरो साइन हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द वायर। इस बात को आप कहीं नोट कर लें। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन is actually the direction of flow of positive ions. Its direction is actually the direction of flow of positive ions in the conductor or in the wire. किसी भी तार में जिस डायरेक्शन में धनायन प्रवाहित होंगे, पॉजिटिव आयंस ट्रेवल होंगे, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, इसलिए करंट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। तो बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्या बात हमको पता चली, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एक तो वो वेक्टर, और दूसरा क्या, जो लॉज ऑफ एडिशन और लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन को होल्ड करें, वो क्या होती हैं, वेक्टर। कभी भी इलेक्ट्रिक करंट को इस प्रकार ऐड नहीं किया जाता कि ये I1 वेक्टर, ये I2, तो ये I1 प्लस I2, दिस इज रॉन्ग मेथड। इलेक्ट्रिक करंट को एल्जेब्रिक सम से सॉल्व किया जाता है। याद है सभी लोगों को किरचॉफ्स लॉ, सिग्मा I इज इक्वल टू 0, जंक्शन के पास आने वाली करंट कैसी, पॉजिटिव, और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट कैसी, नेगेटिव। तो जो भी विद्युत धाराएं जोड़ी और घटाई जाती हैं, प्लस या माइनस उनको किया जाता है, वो किस लॉ से किया जाता है, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। कभी भी करंट को इस प्रकार के लॉस से हम लोग सॉल्व नहीं करते। इस आधार पर भी हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। सबको समझ में आ गया। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं होता। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब उनमें मैग्नीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं होगा। कोई फिक्स यानी कोई सर्टेन मैग्नीट्यूड नहीं होगा। और ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज को बोला जाता है प्रदिश राशियां। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ना हो, जिनमें कोई विशेष परिमाण ना हो, वो चेंज होता हो, कोई फिक्स वैल्यू ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर का मतलब हुआ प्रदिश राशियां। जैसे कि सभी लोग जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोला जाता है जड़त्व आघूर्ण। याद है आप लोगों को, I इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, इसको बोला जाता है टेंसर।
टेंसर का मीन्स होता है प्रदेश, इसमें कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदेश। याद करिए, जैसे हम लोग पढ़ते थे थिन रॉड, अगर हम लोग कोई भी रोटेशनल एक्सिस रॉड के इस सिरे से लें, जैसे कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है, अगर हम लोग रोटेशन एक्सिस एक इस सिरे से लें, दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, और ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको घूर्णन भी कहते हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, याद है किसी को, I इज इक्वल टू ml²/3, ठीक। और अगर हम लोग रोटेशन एक्सिस कहां से लें, इसके सेंटर ऑफ मास से लें, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, और हम लोग इस रॉड का क्या निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू ml²/12, वेयर m इज द मास ऑफ द रॉड। क्षण का द्रव्यमान m, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, क्षण की लंबाई कितनी L। लेकिन आप गौर करो, क्या रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बिंदु से, हर एक पॉइंट से फिक्स है, नहीं है, उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को बदल दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, चेंज होगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर का मीन्स होता है प्रदिश राशि। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लर्न कर लेना। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, कंफ्यूज ना होना कि एरो का साइन है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, टेंसर। क्यों टेंसर है, करंट क्यों स्केलर है, दोनों चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम दोबारा उसको फिर से डिस्क्राइब कर सकें। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए फटाफट इन सारी चीजों को। तो बच्चों, अभी हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है स्केलर, दूसरे को बोला जाता है वेक्टर, और कुछ ही ऐसी क्वांटिटीज है जिनको बोला जाता है टेंसर। स्केलर का मीन्स अदिश राशियां, वेक्टर का मीन्स सदिश राशियां, और टेंसर का मीन्स प्रदिश राशियां। क्लियर? पूरे टॉपिक को अपने अपने मीडियम में ध्यान से समझा करिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझें, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझें, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो अब बच्चों हम लोग को स्टार्ट करना है अगला टॉपिक, जिसका नाम होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के प्रकार। कई अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि पहला एक वेक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक, इक्वल वेक्टर, जैसा कि आप लोग नाम से समझ रहे होंगे, इसको समान सदिश कहते हो। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स या ऐसी क्वांटिटीज या ऐसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में एक जैसे हों, विच आर अलाइक इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। जैसे हम लोगों ने बोला कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, और दोनों के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी समान, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। एक बात सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, कि किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है, वेक्टर की जो लेंथ होती है, लंबाई वेक्टर की, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। ये बात सबको लर्न होना चाहिए। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट होता है। जैसे यहां पर ए और बी दोनों की लेंथ कैसी, इक्वल, बराबर, और डायरेक्शन भी दोनों की इक्वल है, इसलिए ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब समान सदिश। क्लियर? इक्वल वेक्टर्स का मींस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कैसे हैं, एक जैसे, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, इक्वल वेक्टर। दूसरे होते हैं अनइक्वल वेक्टर।
अनइक्वल वेक्टर इनके बारे में जानते हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कुछ भी अलग हो जाए तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनइक्वल। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम बोलेंगे वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, देखो b का मैग्नीट्यूड a से ज्यादा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। a की लंबाई कैसी है, कम, और b की लंबाई कैसी, ज्यादा, तो ये कैसे हो गए, अनइक्वल वेक्टर। तीसरा जो वेक्टर आता है बेटा उसको बोलते हो पैरेलल वेक्टर, यानी समांतर सदिश। पैरेलल वेक्टर की पहचान जानते हो, जैसे ये वेक्टर जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, बस वो एक दूसरे के पैरेलल हों। जैसे कि ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, देखो ए बी से छोटा तो है लेकिन है कैसे, पैरेलल यानी समांतर सदिश। अगला वेक्टर होता है एंटी पैरेलल, इसी को आप लोग बोलते हो विपरीत सदिश या अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर बड़ा आसान है, एक वेक्टर की डायरेक्शन आगे, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन पीछे। जरा गौर से आप फिगर को देखें, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए इनका नाम है अपोजिट वेक्टर या एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल को लिखते हो a इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है ना, a इज इक्वल टू माइनस बी। बेसिक तो आपको पता ही है कि वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन था उसको एरो साइन से रिप्रेजेंट करते थे, आगे वाले पार्ट को हेड और उसको बोला जाता था टर्मिनस या फिर टेल। अग्रभाग इतना, पश्चभाग ये, ठीक है। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था, ये आपको पता ही इसलिए बेसिक है, तो ये सबको क्लियर होगा, इसलिए ज्यादा हमने इसमें टाइम नहीं लगाया। फिर भी चलो एक बार हमने बता दिया कि किसी वेक्टर, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होगी उनके ऊपर ये साइन लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बात करते हैं स्पीड, तो आप लोग केवल लिख देते हो v, लेकिन अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी तो हम लोग लिख देते हैं v वेक्टर। अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस, दूरी, तो हम लोग केवल लिख देते हैं s, लेकिन अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग लिख देते हैं s वेक्टर। तो जितनी भी सदिश राशियां हैं वेक्टर क्वांटिटीज, उनमें तो वेक्टर लगाओगे, और जो स्केलर क्वांटिटीज उनमें वेक्टर नहीं लगाओगे, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। तो एंटी पैरेलल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर हो गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, या इसी को आप लोग लिख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो पहला वेक्टर कौन सा, इक्वल वेक्टर, दूसरा वेक्टर कौन सा, अनइक्वल वेक्टर, तीसरा वेक्टर कौन सा, पैरेलल वेक्टर, चौथा वेक्टर कौन सा, एंटी पैरेलल वेक्टर, और एंटी पैरेलल वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। तो ये सारे जो वेक्टर्स थे ध्यान रखना, इनकी प्रॉपर्टीज लर्न कर लो कि इन वेक्टर्स को क्या क्या कहते हैं, नोट करते चलिएगा साथ साथ। जहां पर आपको लगे छूट रहा है वहां पर वीडियो को पॉज करके तब आप नोट करें और फिर आगे की ओर बढ़ें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो साइन से। एरो के आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड, पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, टर्मिनस। टर्मिनस के अलावा इसको और क्या बोलते हैं, टेल। वेक्टर की लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हो, परिमाण। मैग्नीट्यूड होता क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको आंकिक मान, ये बताता है कि वेक्टर कितना है, ठीक है। और एरो साइन क्या बताएगा, हमको डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। उसके बाद बच्चों वेक्टर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकांक सदिश, में लिख दिया करेंगे बीच में ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिट वेक्टर सभी लोग जानते हो, यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, whose magnitude is equal to 1, ठीक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर जिसको एकांक सदिश कहते हो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक कैप, इसको कैप बोला जाता है। अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर आप ऐसा कैप लगा दो तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर।
और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम लोग लिखें a कैप इज इक्वल टू 1, सो a कैप इज द यूनिट वेक्टर। ठीक, तो अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप लग जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, उसका परिमाण क्या हो जाता है 1, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है 1, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं, सभी लोगों को पता होगा 3D ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में तो कई बार आता है, इसको क्या बोलते हो, ओरिजिन। ये डायरेक्शन क्या है, आई कैप, ये डायरेक्शन क्या है, जे कैप, ये डायरेक्शन क्या है, के कैप, क्योंकि इसको क्या बोलते हो, ओ एक्स, इसको क्या बोलते हो, ओ वाई, और इसको क्या बोलते हो, ओ जेड। तो ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप हैं, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। इनका क्या नाम होता है, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, मींस लंबकोणीय एकांक सदिश। ठीक, तो ये तैयार कर लेना। आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द एक्स एक्सिस। जे कैप कहां पर होता है, अलोंग द वाई एक्सिस। और के कैप कहां पर होता है, अलोंग द जेड एक्सिस। और इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1। मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1। इन सब की मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है, 1। और इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। नोट कर लो फटाफट। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो आई कैप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। जे कैप को क्या बोलते हो, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। और के कैप को क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, यानी जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। तो जैसे आपसे कभी बोला जाए ओ एक्स की डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई कैप। ठीक है ना, जो डायरेक्शन प्लस में वो आई कैप, जो माइनस में वो ओ एक्स की निगेटिव एक्सिस में वो माइनस आई कैप। जैसे ये ओ एक्स, तो आप इधर लिखोगे प्लस का आई कैप। ठीक, और अगर मान लो कहीं हमको जरूरत पड़ जाए इस डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। तो समझ में आ गया ना। इसी प्रकार अगर हम लोग यहां पर y बात करेंगे, y की, इसको y लेट कर लो, x y z में से कोई भी x y और z हो सकता है, कभी कंफ्यूज ना होना। तो इसको क्या लिख सकते हो, प्लस का j कैप, लेकिन अगर इधर की बात करोगे तो माइनस का j कैप। अगर ओजेड की बात करो तो प्लस का k कैप, लेकिन अगर माइनस एक्सिस की बात करो तो माइनस का k कैप। तो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। मान लो कहीं पर लिख दिया जाए आपसे कि r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप, तो आप समझ जाओगे कि i कैप का मतलब हुआ x एक्सिस, अर्थात r वेक्टर x एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट है। मतलब समझ में आ रहा है ना। इसको भी ना रहो, बेसिक्स को ध्यान समझिए, हर एक पॉइंट को बिल्कुल एकदम बेस से जाके हम क्लियर कर रहे हैं। r को आप लोग क्या कहते हो, शायद पता हो, इनको ना पता हो जान लो। उसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर, मींस स्थिति सदिश, जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। तो r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस की डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन 3 यूनिट है। क्या मतलब हुआ, x एक्सिस की डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन 3 यूनिट है। सबको समझ में आ गया। बताओ, जैसे r इज इक्वल टू लिखाओ 4j कैप, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, y एक्सिस की डायरेक्शन में कण की स्थिति, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 4 यूनिट यानी 4 मात्रक है। अलोंग द y एक्सिस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 4 यूनिट। ये तो सब पहचान जाओगे ना, बहुत अच्छी बात। तो ये हमने एग्जांपल आपको बताया। तो आई कैप, जे कैप, के कैप को कभी मत भूलना, इनको अलग से बोला जाता है लंबकोणीय एकांक सदिश।
ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। OX OY और OZ चूंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो I कैप J कैप K कैप भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बहुत अच्छी बात, सबको समझ में आ गई? क्लियर? एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको सब लोग तैयार कर लो, कि जो यूनिट वेक्टर होता है जिसको एकांक सदिश कहते हैं, ये डायरेक्शन को बताता है, इट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की जो दिशा को बताने वाला वेक्टर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक, तैयार कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिशा को बताता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर निकालने का जो फार्मूला है वो तैयार कर लेना, A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। ठीक है, सबको पता होगा। अगर किसी वेक्टर का मॉड लेना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ A। ठीक, किसी वेक्टर का मॉडुलस। तो अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले वो वेक्टर, और उस वेक्टर में हम किसका डिवाइड करेंगे? वेक्टर के मॉड का डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ A कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक, और ये बात सबको पता है कि अगर आप किसी वेक्टर का मॉड लेते हो तो वो हमको बताता है वेक्टर का परिमाण, जिसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। सब बच्चों क्लियर हो गया? तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए, किसी वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड किया जाए, तो हमको क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमको क्या बताता है? डायरेक्शन। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छी बात, नोट कर लें फटाफट। अब बच्चों एक बात हमको क्लियर करनी है, अभी हम लोगों ने पढ़ ली है वेक्टर के जो टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ये कैसे निकाला जाता है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तब आप इसको और अच्छी तरह सीखोगे। ये डायग्राम सब लोगों ने कॉपी में बना लिया होगा, ना बनाया हो तो ड्रॉ कर लो कि किधर प्लस आई, माइनस आई, प्लस जे, माइनस जे, प्लस के और माइनस के। कर लिया सभी लोगों ने? तो समझ में आ गया? चलिए, अब उसके बाद अगला वेक्टर आता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर माने शून्य सदिश। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोला जाता है नल वेक्टर। इसका अगला नाम क्या है? इसको बोला जाता है पॉइंट वेक्टर। ठीक, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका कोई परिमाण ना हो, जीरो मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, उसका कोई परिमाण नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर, जिसको कहते हो शून्य सदिश। उसके बाद बेटा जो वेक्टर आता है, उस वेक्टर को हम लोग, इसका ये नाम मत भूलना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नल वेक्टर। कहीं जीरो वेक्टर को नल वेक्टर बोला जाए तो डोंट बी कंफ्यूज। उसके बाद वेक्टर आता है बेटा, उसको बोलते हो कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, कोप्लेनर माने समतलीय। कोप्लेनर माने समतलीय। कोप्लेनर का मतलब होता है जो वेक्टर एक ही प्लेन में है, जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, ये एक ही प्लेन में यानी एक ही तल में है, इसलिए इनका नाम क्या होगा? कोप्लेनर वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। प्लेन का मतलब क्या होता है? तल। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, जैसे हमारे पास एक बुक है, तो इसका ये प्लेन है, ठीक है ना? ये क्या है? प्लेन। ये भी एक क्या है? प्लेन। तो अगर कोई वेक्टर इसके प्लेन में ही हो, ऐसे इस प्रकार, और दूसरा वेक्टर इस प्रकार, तो ये दोनों वेक्टर जो पेन है हमारे पास, अगर हम इनको वेक्टर माने तो ये दोनों क्या है? कोप्लेनर। कोप्लेनर माने समतली सदिश, जो एक ही तल में है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें
तो ये अलग अलग प्लेन में हो गए तो ये कहलाएंगे नॉन कोप्लेनर। क्या कहलाएंगे? नॉन कोप्लेनर माने असमतलीय। कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। तो सीधी सी बात है, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो उनको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, समतली सदिश। इसमें याद करने वाला पॉइंट लर्न कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज विल बी कोप्लेनर। कोई भी दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं? कोप्लेनर। दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर यानी समतली होंगे। ये नॉन कोप्लेनर नहीं हो सकते। लेकिन जो तीन वेक्टर्स होते हैं, एनी थ्री वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी कोप्लेनर। कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप इन दोनों पेन को देखें तो ये आपस में कैसे हैं? कोप्लेनर। लेकिन अगर हम तीसरा यहां पर ऐसे लगा दें, अगर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ए और बी तो कोप्लेनर हैं लेकिन सी कोप्लेनर नहीं। ए और बी क्या है? कोप्लेनर, लेकिन सी इन दोनों के साथ कोप्लेनर नहीं है, ये है नॉन कोप्लेनर। अगर आप ए ना मत भूलना, ए बी सी, तो अगर ए और बी कोप्लेनर तो सी कैसा है? नॉन कोप्लेनर। अगर बी और सी को देखो, ऐसे हाथ को घुमा दें, तो बी और सी आपस में कैसे? कोप्लेनर, लेकिन ए वाला क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर। अगर आप ऐसे डायग्राम को घुमा दो तो ए और सी कैसे हो गए? कोप्लेनर, लेकिन बी क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये तो नहीं हो सकते का एग्जांपल हुआ। अब कैसे हो सकते हैं? तो सर ऐसे हो सकते हैं, तीनों का हम एक ही प्लेन में कर दें। ये तीनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? कोप्लेनर। देखिए आप ध्यान से डायग्राम में बोल रखो ऐसे, ठीक। तो ये तीनों क्या हो गए? कोप्लेनर। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें तो अब ये दो कोप्लेनर हैं लेकिन तीसरा कोप्लेनर नहीं है, इसलिए उसका नाम पड़ गया नॉन कोप्लेनर। तो जो एक ही प्लेन में हो उनका नाम है कोप्लेनर, और जो एक ही प्लेन में ना हो उनका क्या नाम है? नॉन कोप्लेनर। नोट कर लें फटाफट। तो सबको समझ में आ गया? क्या हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर। लेकिन जो तीन वेक्टर होंगे वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसके साथ साथ हमको अगला भी टॉपिक क्लियर हो गया जिसका नाम था नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर, जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा ये एक ही प्लेन में नहीं है। बोर्ड में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये तीनों एक ही प्लेन में है। अभी हमने इसको 3D फिगर आपको दिखाया था एग्जांपल देकर के, तो वो वेक्टर क्या कहलाते हैं? नॉन कोप्लेनर। क्लियर? और जो वेक्टर एक ही लाइन में हो, जो वेक्टर एक ही लाइन में हो, ये एक ही लाइन में है क्या? नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है, ये तो पैरेलल हो गए। जो वेक्टर एक ही लाइन में हो, ठीक, इनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर? कोलिनियर। कोलिनियर माने जो एक ही लाइन में हो तो उनको बोला जाता है कोलिनियर। और उसके बाद अगर सारे वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट में हो, इनका सेंटर एक ही हो, तो इनको बोला जाता है कंकरेंट वेक्टर यानी संकेंद्रीय सदिश। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर्स। तो हम लोगों ने बच्चों सारे टाइप क्लियर कर लिए। पहला वेक्टर कौन सा था? इक्वल वेक्टर। दूसरा कौन सा? अनइक्वल। तीसरा कौन सा? पैरेलल। चौथा कौन सा? एंटी पैरेलल। अगला क्या था? यूनिट वेक्टर। फिर क्या था? जीरो वेक्टर। फिर क्या था? कोप्लेनर। फिर क्या था? नॉन कोप्लेनर। फिर क्या था? कोसेंट्रिक। क्लियर? इस सारे टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छी तरह तैयार करें। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टडी किया? वेक्टर क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनके सबके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं,
और उससे पहले शुरुआत में ही टॉपिक को पढ़ लिया था, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, टेंसर क्वांटिटीज क्या है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इस प्रकार अगले वीडियो में हम लोग यूनिट वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स, यूनिट वेक्टर को कैसे काउंट करते हैं, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजी नियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी अन्य प्रॉपर्टीज को आगे स्टडी करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरह कंटिन्यू रखिए ताकि आपको कोई भी ब्रेक न लगे आपकी तैयारी में, और आप लगातार इन चीजों को तैयार करें। जिन लोगों के पास में नोट्स नहीं बने हुए हैं वो कॉपी पेन लेकर के साथ बैठा करो, पूरे टॉपिक के नोट्स बनाया करो, ठीक है ना। और एक ही चीज को बारीकता से आप नोट कर लिया करें ताकि कोई भी चीज आपका छूटे ना। तो सब पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।